इसी तरीके के वीरान सा जमीन पर जन्म हुआ था एक ऐसे इंसान का जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है जनरल मुअम्मर गद्दाफी की, एक चरवाहे के बेटे की जो राजा बन गया, एक क्रांतिकारी की जो तानाशाह कहलाया, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे कुछ लोग आज भी हीरो कहते हैं और कुछ लोग इतिहास का सबसे क्रूर शासक। गद्दाफी स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ गलत तरीके का बर्ताव करता था और अमेरिका के 9/11 से पहले ऐसा कौन सा ऐसा हमला था जिससे अमेरिका दहल गया था? अरब कंट्री क्यों गद्दाफी को सपोर्ट नहीं करता था? एक ऐसा राजा जो वुमेनाइजर था, जिसे बॉडीगार्ड के रूप में गर्ल्स चाहिए होता था, ऐसा नेता जो बिना वोट के जरिए अपना सरकार चलाता था। सत्ता अगर सेवा न बने तो वह अंततः विनाश बन जाती है। जब गद्दाफी का जन्म 7 जून 1942 को लीबिया में उस समय हुआ जब लीबिया इटली का उपनिवेश था और उपनिवेश का मतलब डोमिनेशन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला और यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मेन साइड की अगर हम बात करें, जिसको एक्सिस पावर धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। एलिजिड पावर जिसको हम लोग मित्र राष्ट्र बोलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट और चाइना था। युद्ध का कारण यह था वर्साई की संधि, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ शांति समझौता, जो 28 जून 1919 को वर्साई के महल पेरिस के पास में हस्ताक्षर हुए थे और 10 जनवरी 1920 को लागू हुआ। मित्र राष्ट्र के लिए यह मुख्य शर्त यह थी कि जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरीके जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी से उसके उपनिवेश छीन लिए गए और कुछ क्षेत्र पड़ोसी देश को दे दिया गया, जैसे फ्रांस को अल्सेर, लोरेन। जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया और उसकी फोर्स क्षमता पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। जर्मनी पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति थोपी गई। राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई जो भविष्य के विवादों को सुलझाने के लिए थी। दूसरा कारण एडोल्फ हिटलर की विस्तारवादी नीति का उद्देश्य यह था कि जर्मनी को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना था। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगी पाबंदियों को तोड़ा और सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत किया। सुडेटन क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा पर कब्जा कर लिया गया। पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया हड़पना 1939 में। विस्तार की नीति जारी रही और उसी टाइम पे पोलैंड पर हमला हुआ 1939 में। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने फांसीवाद की शुरुआत की, जिसमें राज्य को सर्वोच्च माना गया, जिसकी मुख्य विशेषता यह थी कि एक नेता, एक दल, एक विचार। लोकतंत्र और संसद का विरोध होने लगा। पूर्ण तानाशाही शासन उस समय पे चलता था। उग्र राष्ट्रवाद, सेना और हिंसा को महत्व दिया गया। व्यक्ति के ऊपर राज्य को महत्व दिया गया। नाजीवाद जो था वो फांसीवाद का ही जर्मन रूप था, जिसे एडोल्फ हिटलर ने विकसित किया था, जिसकी मुख्य विशेषता यह थी कि आर्य नस्ल को श्रेष्ठ मानना है, यहूदियों के प्रति बहुत ही ज्यादा घृणा करना है। फर्दर सिद्धांत में नेता को सर्वोच्च माना गया। लोकतंत्र और साम्यवाद का विरोध होता था। हिटलर की विस्तारवादी नीति बहुत ही घातक साबित हुई। राज्य का पूर्ण नियंत्रण यह हिटलर चाहता था। लीग ऑफ नेशन की कमजोरी, जिसमें अमेरिका का सपोर्ट ना करना और बहुत छोटे छोटे कारण थे, इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रुका। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और यूएसए युद्ध में शामिल हो गया। हॉलोकास्ट में लाखों यहूदियों की हत्या हिटलर ने कर दिया। 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और मई 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगस्त 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम यह हुआ कि लगभग 6 करोड़ लोगों की मौत हो गई और यूनाइटेड स्टेट की स्थापना हुई। यूएसए और यूएसएसआर सुपर पावर बने और कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। इसी बीच में मोहम्मद जनरल गद्दाफी का जन्म 7 जून 1942 को लीबिया के कस्र अबू हादी सिरते के पास हुआ था। उस समय लीबिया द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र में से एक था। लीबिया
तब इटली का उपनिवेश था, लेकिन 1940 और 1943 के बीच इटली और जर्मनी जो कि एक्सिस पावर्स थे, ब्रिटेन एलिजिड फोर्स के बीच भयंकर लड़ाई हुई, खास करके अल अलामेन की लड़ाई जो 1942 ने लीबिया को तबाह कर दिया। जब गद्दाफी पैदा हुए तब देश में भूखमरी, बमबारी, आम लोग रेगिस्तान में भटकने को मजबूर थे। गद्दाफी का जो बचपन है रेगिस्तान बादू परिवार में बीता, जहां लोग तंबू में रहते थे। स्कूल, अस्पताल, सड़कें लगभग 9 के बराबर थी। कोई स्थिर सरकार नहीं था। 1943 में इटली की हार के बाद लीबिया के आसपास का जो जगह था, त्रिपोलिटानिया और साइरेनाइका, जो कि ब्रिटेन के नियंत्रण में चला गया, और फेजान फ्रांस के नियंत्रण में चला गया, और लीबिया 3 हिस्सों में बंट चुका था। जनता के पास ना आजादी थी, ना कोई संविधान था और ना ही राष्ट्रीय पहचान थी। 24 दिसंबर 1951 को लीबिया स्वतंत्र राष्ट्र बना। राजा इदरिस अल सेनूसी लीबिया के पहले राजा बने। यह अफ्रीका का पहला देश था जिसे संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में 1951 में स्वतंत्रता मिली और राजा इदरिस यानी कि इदरिस को राजा बनाया गया, जिससे एक स्वतंत्र मोनार्की स्थापना हुई। आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद भी देश बहुत ही गरीब था। पढ़ाई और रोजगार लगभग 9 के बराबर था। सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में था, और जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर होता है, पैसा भी उन्हीं लोगों के हाथ में होता है। ये तो सब जानते हैं। शुरुआत में लीबिया एक संघीय राज्य यानी कि फेडरल स्टेट था, जिसमें 3 प्रांतों को ऑटोनॉमी थी, लेकिन इदरिस लीबिया को केंद्रीकरण करना चाहते थे, जो 1963 में सफल हुई। लीबिया की भूखमरी को देखते हुए इदरिस ने अमेरिका और ब्रिटेन को अपना मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति दे दी लीबिया में, जिसके बदले में लीबिया को कुछ पैसा मिला। और फिर 1959 में तेल की खोज से देश में अचानक पैसा आने लगा। लीबिया की इकोनॉमी अच्छी होने लगी, जिससे लीबिया की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और 1960 के दशक में इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। राजा इदरिस ने नेता लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए कि कोई भी पब्लिक या कोई पर्सन लीबिया के नेशनल असेंबली इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। असेंबली इलेक्शन में वही लोग खड़े हो सकते हैं जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी कार्यरत हैं, जिससे असंतोष और बढ़ गया। पश्चिमी देशों अरबी कंट्री से घनिष्ठ संबंधों के कारण अरब राष्ट्रवादियों के बीच गुस्सा काफी बढ़ गया था, जो 1969 में गद्दाफी के तख्ता पलट से हुआ। मतलब यह हुआ कि गद्दाफी ने राजा इदरिस का तख्ता पलट करके खुद गद्दाफी लीबिया के सत्ता पर कब्जा कर लिया। जनरल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का सबसे लंबा शासन करने वाला नेता था। उसने 42 साल यानी कि 1969 से लेकर के 2011 तक लीबिया पर शासन किया। वह कभी खुद को राष्ट्रपति नहीं कहता था, खुद को कहता था क्रांति का नेता, ब्रदर, लीडर। वह पश्चिमी ताकतों से टकराने वाला इकलौता लीडर था, अरब और अफ्रीकी एकता का सपना देखने वाला और अपने देश में पूर्ण नियंत्रण रखने वाला शासक था। जनरल मुअम्मर गद्दाफी ने बिना युद्ध किए राजा इदरिस की सत्ता कैसे पलट दी, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। यह घटना 1 सितंबर 1969 की है, जब लीबिया में एक ब्लडलेस कूप यानी कि बिना खून खराबे का तख्ता पलट हुआ। किंग इदरिस 1951 से लीबिया के राजा थे। वे बुजुर्ग, बीमार और जनता से बहुत ही ज्यादा कटे हुए रहते थे। देश में तेल था, लेकिन पैसा राजघराने और पश्चिमी देशों तक ही सीमित था। आम जनता, सेना और युवा अफसर नाराज थे राजा इदरिस से। उस समय इलाज के लिए तुर्की में थे। आम जनता, सेना और युवा अफसर बहुत ही ज्यादा नाराज थे राजा इदरिस से, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राजा इदरिस इलाज के लिए तुर्की में थे और देश में मौजूद नहीं थे। मुअम्मर गद्दाफी उस समय सिर्फ 27 साल का आर्मी कैप्टन था। वह नासिर यानी कि इजिप्ट के जो नेता थे उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। उसने सेना के भीतर एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम फ्री ऑफिसर मूवमेंट रखा। रात में प्लान किया गया और ऑपरेशन 31 अगस्त 1 सितंबर को 1969 की रात सेना के युवा अफसरों ने चुपचाप मुअम्मर गद्दाफी के कहने पर रेडियो स्टेशन, आर्मी हेडक्वार्टर, एयरपोर्ट्स, रॉयल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। राजा इदरिस देश में नहीं थे। रॉयल आर्मी ने कोई विरोध भी नहीं किया। जनता पहले से ही राजा से नाराज चल रही थी। रेडियो
ट्रिपोली से घोषणा हुई, राजशाही खत्म हुआ, लीबिया अब रिपब्लिक कंट्री है। किंग इदरिस ने विरोध इसलिए नहीं किया कि वे विदेश में थे। इदरिस को सेना का पूरा समर्थन नहीं था, देश में कोई जन आंदोलन उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए इदरिस ने शांतिपूर्ण सत्ता छोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि मोनार्की खत्म हुआ, लीबिया अरब रिपब्लिक बनी। गद्दाफी धीरे धीरे देश के सबसे ताकतवर नेता बन गए। शुरुआत में उन्हें जनता का समर्थन मिला क्योंकि उन्होंने विदेशी अड्डे बंद किए, तेल को नेशनलाइजेशन किया और गद्दाफी सिर्फ 27 साल का था। अरब देशों में खुशी और पश्चिमी देशों में डर बैठ गया। 1970 के दशक में जनरल मोहम्मद गद्दाफी को लीबिया में तेल से काफी ज्यादा पैसा आने लगा और वह इस पैसे का उपयोग करके लीबिया में शिक्षा व्यवस्था, वुमेन एम्पावरमेंट, फूड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का जो पैसा था वह लीबिया के शहर में ही खर्च हो गया और यह पैसा गांव-गांव तक नहीं पहुंचा। और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा की फ्री ट्रैवलिंग वह ज्यादातर औरतों के लिए किया करता था। स्वास्थ्य व्यवस्था को और जिसके पास घर नहीं थे उसे घर दिलाने में मदद किया, यानी कि समाज सुधार की, जिससे उसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही और गद्दाफी यह चाहता था कि वह अपने फ्रेंडशिप अरब कंट्री के साथ और मजबूती से अपनी फ्रेंडशिप करे ताकि वह अपनी कंट्री का बिजनेस और आगे बढ़ा सके और वह अरब कंट्री को सपोर्ट भी करने लगा था। इसी बीच में जनरल गद्दाफी अमेरिका, ब्रिटेन के जितने भी ठिकाने थे लीबिया में सबको खत्म कर दिया और तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया, जिससे अरब कंट्री में एक मिसाल कायम हो गया और दुनिया को एक नया क्रांतिकारी नेता मिला जनरल गद्दाफी के रूप में। अरब कंट्री का संबंध अमेरिका और ब्रिटेन से अच्छा था, इसीलिए वह लीबिया से अच्छे संबंध न बन सका और यह प्रयास 1978 में टूट गया। खास करके मित्र राष्ट्र ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया। इस वजह से गद्दाफी नाराज हुए और दोनों देशों के बीच 1977 में एक छोटा सा युद्ध भी हुआ। जनरल मोहम्मद गद्दाफी ने लीबिया में जितने भी तेल की कंपनी थे उन्हें यह कहा कि तुम विकसित देशों के साथ ताल्लुकात बढ़ाओ और तेल बेचना स्टार्ट करो और उसके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखो। इस वजह से वह इंटरनेशनल फेमस भी हो गया। 1977 में गद्दाफी ने अपनी किताब ग्रीन बुक में लिखता है, गद्दाफी यह कहता है कि जनता अपनी फैसला खुद ले, उसे ना किसी सांसद की पड़ी थी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की पड़ी थी। जनता ये सोचे कि जनता को क्या करना है, ना कि लीडर सोचे कि जनता के लिए लीडर क्या करेगा। अमीर गरीब का अंतर खत्म करने की बात करता था जनरल मोहम्मद गद्दाफी। तेल की कमाई जनता तक सीधे पहुंचे यह वह विचार रखता था। शिक्षा और स्वास्थ्य को अधिकार बताता था। मुफ्त शिक्षा और इलाज, रोटी, कपड़ा और मकान, इस तरीके की जरूरतों के लिए राज्य को जिम्मेदार बताता था। गद्दाफी नहीं चाहता था कि उसकी कंट्री में कोई भी विदेशी कंपनी आकर के वहां बिजनेस करे, अगर करे तो उसका नियंत्रण वह गद्दाफी खुद लेना चाहता था। जनरल मोहम्मद गद्दाफी पूरी तरह से राजनीति को विरोध करते थे। वह कहते थे राजनीतिक दलों जनता को बांटती है। इसका नतीजा यह हुआ कि लीबिया में कोई भी विपक्षी पार्टी रहेगा ही नहीं। लीबिया में तो सिर्फ और सिर्फ जनरल मोहम्मद गद्दाफी राज करेगा और देश में कोई भी नागरिक कुछ भी बोल नहीं सकता था। गवर्नमेंट जो कहे वही सही है, अगर तुम बोलते हो तो तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। 40 साल तक लीबिया को रौंदने वाले लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी को स्कूल में जाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसकी मौत के बाद जब लड़कियों ने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो पूरी लीबिया सन्न रह गया। गद्दाफी के स्कूल जाने के शौक का राज खुल गया। लोगों को यह पता चला कि स्कूल में कर्नल गद्दाफी किसी लड़की के सिर पर हाथ रखने का मतलब क्या होता था। यह पुरानी फोटो में जनरल मोहम्मद गद्दाफी के साथ कैटरीना कैफ और नेहा धूपिया भी देखी गई थी, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है। जो लड़की उसे अच्छी लगती उसके सिर पर वह हाथ रख देता था। गद्दाफी के गार्ड को इशारे का मतलब पता था। इशारा मिलते ही उसी रोज लड़की को उठा लिया जाता था और फिर वह उसके हरम में पहुंचा दिए जाती थी। वहां लड़कियों को सजाया सवारा जाता था। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गद्दाफी का गुलाम बना दिया जाता था। गद्दाफी के गुर्गे लीबिया के स्कूल कॉलेज में टैलेंट हंट के बहाने अंडर 18 लड़कियों को गद्दाफी की अय्याशियों के लिए चुनते थे। उनके चुनने के बाद हरम में भेजने से पहले वे लड़की के
खून की जांच करते थे ताकि ये पता चल सके कि वो किसी बीमारी के शिकार तो नहीं है। इसके बाद लड़की को सजाया जाता था और गद्दाफी के बेडरूम में भेज दिया जाता था। इतना ही नहीं, गद्दाफी के हरम में नई लड़कियों को उसका सेक्स स्लेव बनाने का काम भी एक औरत ही करती थी। गद्दाफी ने ये काम अपने एक राजदार मुबारका नाम की औरत को सौंपा हुआ था। मुबारका इन मासूम बच्चियों को अश्लील फिल्में दिखाने का काम करती थी। जो लड़कियां ऐसा करने से इनकार करती, उन्हें खौफनाक सजा दी जाती थी। सनकी तानाशाह गद्दाफी की अय्याशी की कहानी इन गद्दाफी हरम नाम की एक किताब में दर्ज है। इस किताब को एनिक कोजिया ने लिखा है। एनिक के मुताबिक जो भी गद्दाफी के हरम से निकलती लड़कियों का सच सुनेगा वो शर्मसार हो जाएगा। उनकी किताब में 18 साल की हुदा की कहानी भी लिखी है। उसे लालच देकर सेक्स स्लेव बनाया गया था। गद्दाफी ने हुदा को अपने हरम की रौनक बनाने के लिए उसके सामने एक शर्मनाक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि यदि हुदा गद्दाफी के हरम में आती है तो उसके भाई को कैद से रिहा कर दिया जाएगा। सेक्स का पागलपन इस तानाशाह पर इस कदर सवार था कि उसकी आसपास रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड भी खूबसूरत महिलाएं ही थी। वो भी हरम की शान बढ़ाया करती थी। अपनी अय्याशियों के लिए गद्दाफी ने त्रिपोली यूनिवर्सिटी में एक गुप्त ठिकाना भी बना रखा था। 40 साल में गद्दाफी की अय्याशी और जुल्म ने लीबिया की आवाम को उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने पर मजबूर कर दिया था। वैसे गद्दाफी की तानाशाही में सबसे अहम किरदार महिलाओं का रहा। गद्दाफी के वफादारों की फहरिस्त में महिलाओं के अलावा कोई नहीं था। जनरल मुअम्मर गद्दाफी के ग्रीन बुक में यह कहा गया था कि यह कोई तानाशाही शासक नहीं है, यह जो लीबिया में जो जनता का सीधा शासन है। हकीकत यह था कि सारी ताकत गद्दाफी के हाथ में था। गद्दाफी कोई शासक नहीं था, खुद राष्ट्रपति नहीं बना, लेकिन हर फैसला वही करता था। ग्रीन बुक में लिखा होता था कि जनता सब कुछ तय करती है, लेकिन असल में फैसला रिवोल्यूशनरी कमेटी लेते थे। ये जो ग्रीन बुक है पूर्ण स्वतंत्रता की दावा करता था, बट ऐसा नहीं था। विरोध करने वाले को फांसी और जेल में भी डाला जाता था। ग्रीन बुक एक राजनीतिक किताब नहीं, सत्ता बचाने का औजार था। विचार आदर्शवादी थे, लेकिन व्यवहार तानाशाही था। किताब से ज्यादा जरूरी था कंट्रोल और प्रचार। जनता को भ्रम में रखने के लिए नई विचारधारा बनाई गई। 1970 से लेकर के 1979 में गद्दाफी क्रांतिकारी नेता से पूर्ण तानाशाह बन गया था। 1980 से लेकर के 1988 तक तानाशाही और टकराव बढ़ता है। जनरल मुअम्मर गद्दाफी बदलने लगता है, विरोध सहन नहीं कर पाता, विरोधियों को जेल भेजा जाने लगा और फांसी दी जाने लगी। मीडिया का फ्रीडम खत्म हो गया, अमेरिका से दुश्मनी मोल लिया। 1986 में अमेरिका ने लीबिया पर बमबारी की, गद्दाफी बच गया। 1988 और 1999 के बीच में सबसे काले दौर लॉक ब्रिज विमान विस्फोट था। पैन एम फ्लाइट 103 21 दिसंबर 1988 को स्कॉटलैंड के लॉक रवि के ऊपर हुआ एक भयावह आतंकवादी हमला था, जहां विमान में रखे बम के फटने से 270 लोग मारे गए। विमान में 259 लोग, जमीन पर 11 लोग। और यह 9/11 से पहले अमेरिकियों के खिलाफ सबसे घातक हमला बन गया, जिसके तार लीबिया से जुड़े थे और न्याय की लंबी लड़ाई चली। यह 1988 और 1999 के दौर का एक काला अध्याय था, जो आतंकवादियों के वैश्विक खतरे और उससे उपजे जटिल अंतरराष्ट्रीय संबंधों को दर्शाता है। पैन एम फ्लाइट 103 जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी, स्कॉटलैंड के लॉक रवि के ऊपर हवा में ही फट गई। 21 दिसंबर 1988 को विमान में सवार सभी यात्री, 259 यात्री और चालक दल समेत साथ ही जमीन पर 11 लोग, कुल मिलाकर के 270 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 21 देशों के नागरिक शामिल थे, जिसमें 190 अमेरिकी नागरिक थे। विमान के कार्गो होल्ड सामान रखने की जगह में एक बम रखा गया था। इस दौर 1988 से लेकर के 1999 के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एरा, यह घटना शीत युद्ध के बाद की शुरुआती दौर में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक थी और वैश्विक आतंकवाद के बढ़ते खतरे को दर्शाती थी। इस हमले के पीछे लीबियाई सरकार और खुफिया एजेंसी का हाथ माना गया। खासकर अमेरिकी हमले 1986 में हमले के दोषियों को पकड़ने और न्याय दिलाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल रही, जिसमें कई वर्षों तक जांच चली और एक लीबियाई नागरिक अब्देल बसेत अल मेगराही को दोषी ठहराया गया। 2001 के 9/11 हमले से पहले यह अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ सबसे घातक आतंकवादी हमला था, जिससे अमेरिका को काफी गहरा सदमा लगा।
नतीजा यह हुआ, लीबिया अकेला पड़ गया और अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी लीबिया का। 2000 से लेकर के 2009 के बीच में सुधार और वापसी होना स्टार्ट हो चुका था। गद्दाफी समझौता करता है। गद्दाफी ने पश्चिमी देशों से समझौता किया। 2003 में लीबिया ने आतंकवाद का समर्थन छोड़ने की घोषणा की। न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार कार्यक्रम बंद करने पर सहमति दी। लॉक ब्रिज प्लान बॉम्बिंग केस का समाधान हुआ। 1988 में हुए विमान धमाके के पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। इससे अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्ते काफी सुधर गए। अमेरिका और यूरोप से संबंध सामान्य रहा। लीबिया पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, जिसको सैंक्शन बोलते हैं, उसको हटाया गया। अमेरिका और यूरोपीय कंपनी फिर से लीबिया में निवेश करने लगी। तेल और अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया। तेल उद्योग विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। लीबिया की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होने लगा। अमेरिका और अरब कंट्री में फिर से वापसी हो गई। गद्दाफी ने खुद को अफ्रीका का नेता बताना शुरू किया। अफ्रीका यूनियन में लीबिया की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई। इस दौर का मतलब क्या था? गद्दाफी ने समझ लिया था कि टकराव से सत्ता नहीं बचेगी, इसलिए उसने समझौता, सुधार, डिप्लोमेसी अपनाई। लीबिया के तानाशाह जनरल मुअम्मर गद्दाफी की मौत 20 अक्टूबर 2011 को उनके गृह नगर सिरते में विद्रोहियों एनटीसी बलों द्वारा पकड़े जाने के बाद हुई थी। नाटो के हवाई हमले के बाद वह एक सीवर पाइप में छिप गए थे, जहां से उन्हें निकाला गया, पीटा गया और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सब अमेरिका ही करवाया था। ये सब मान लो तो अमेरिका ही करवाया था पैसे के लिए।